Hello, future doctors. I am Dr. Ankit Yadav, MBBS, PG resident in physiology. My goal is to simplify complex topics into high-yield points for NEET UG success. Today, we focus on body fluids and circulation. देखो चिल्ड्रेन, हर सेल को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चाहिए और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना भी जरूरी है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे स्पंजेस सिर्फ वाटर सर्कुलेशन पर डिपेंड करते हैं, पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस इसके लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड्स यूज करते हैं। इनमें दो मेन फ्लूइड्स होते हैं। पहला ब्लड, यह मेन ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है, और दूसरा लिम्फ, यह ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। इस तरह ये दोनों मिलकर बॉडी के सभी पार्ट्स तक एसेंशियल चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड दो मेन पार्ट्स से बना होता है। पहला पार्ट है प्लाज्मा, जो एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है और 55% ब्लड बनाता है। इसमें 90 से 92% वाटर, प्रोटीन्स, मिनरल्स और हार्मोन्स होते हैं। जब प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिए जाएं, तो बचता है सीरम। दूसरा पार्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो 45% ब्लड बनाते हैं। इनमें तीन चीजें आती हैं: एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, और प्लेटलेट्स, जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स की शेप एक बाइकॉन्केव डिस्क जैसी होती है, यानी दोनों तरफ से प्रेस्ड। इनकी काउंट होती है लगभग 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। ये एनुक्लिएटेड होती हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। मैमल्स में इनका मेन काम है हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO का ट्रांसपोर्ट करना। इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज का होता है और इन्हें खत्म होने के लिए स्प्लीन में भेज दिया जाता है, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज हमारे इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स हैं। इनकी संख्या 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है और ये न्यूक्लिएटेड व कलरलेस होते हैं। ये दो मेन टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, सबसे अबंडेंट बैक्टीरिया खाते हैं। एओसिनोफिल्स, एलर्जिक रिएक्शंस और पैरासाइट्स से फाइट। बैसोफिल्स, हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। अग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। इनमें आते हैं लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज बनाकर इम्यूनिटी देते हैं। मोनोसाइट्स, बड़े सेल्स जो बैक्टीरिया खाते हैं। प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ये कोशिका के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बोन मैरो के बड़े सेल्स, मेगाकैरियोसाइट्स, से टूटकर बनते हैं। इनकी संख्या 1,50,000 से 3,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में होती है। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम हीमोस्टेसिस यानी इंजरी होने पर ब्लीडिंग को रोकना है। यह काम ये तीन तरह से करते हैं: ब्लड क्लॉटिंग, कोएगुलेशन को स्टिम्युलेट करके, डैमेज्ड ब्लड वेसल की वॉल्स पर चिपककर एक प्लग बनाकर, क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करके। देखो, हर इंसान का ब्लड ग्रुप उसके आरबीसीज पर मौजूद एंटीजेंस से पता चलता है। ये एंटीजेंस जन्म से ही मौजूद होते हैं और इन्हीं के आधार पर हमारा शरीर अपने प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनाता है।
नियम यह है, हमारा शरीर उन्हीं एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है जो खुद उसके आरबीसीज पर मौजूद नहीं होते। जैसे अगर आरबीसीज पर सिर्फ ए एंटीजन है, ग्रुप ए, तो शरीर एंटी बी एंटीबॉडी बनाएगा। अगर सिर्फ बी एंटीजन है, ग्रुप बी, तो एंटी ए एंटीबॉडी बनाएगा। अगर दोनों ए और बी एंटीजेंस हैं, ग्रुप अब, तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अगर कोई एंटीजन नहीं है, ग्रुप ओ, तो दोनों एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज बनेंगी। इसीलिए ग्रुप ओ वाला सबको डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके आरबीसीज पर कोई एंटीजन नहीं है जो रिजेक्ट हो। और ग्रुप अब वाला सबसे रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है जो दूसरे के ब्लड को अटैक करे। चलो अब आरएच फैक्टर के बारे में समझते हैं। यह आरएच डी एंटीजन पर डिपेंड करता है जो आरबीसीज पर होता है। अगर यह एंटीजन मौजूद है तो ब्लड आरएच पॉजिटिव, आरएच प्लस वे होता है, और नहीं तो आरएच नेगेटिव, आरएच वे होता है। अगर एक आरएच वे मदर का बच्चा आरएच प्लस वे होता है, तो डिलीवरी के टाइम पर बेबी के ब्लड का कांटेक्ट मदर के ब्लड से हो सकता है। इससे मदर के बॉडी में एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अगर मदर फिर से किसी आरएच प्लस वे बेबी को कैरी करती है, तो यही एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से गुजरकर बेबी के आरबीसीज को नष्ट कर देती हैं। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। इससे बचने के लिए फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडीज रोजीएम का इंजेक्शन दिया जाता है, जो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बनने से रोकता है। यहां ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हिंदी में समझाया गया है। सबसे पहले जब कोई इंजरी होती है तो यह कोएगुलेशन कैस्केड शुरू करती है। प्लेटलेट्स इमीडिएटली डैमेज्ड एरिया पर चिपकते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं। इन फैक्टर्स की मदद से लिवर में प्रोड्यूस्ड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। यह एक एंजाइम है। फिर यह थ्रोम्बिन प्लाज्मा में मौजूद सोल्यूबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के इंसोल्यूबल थ्रेड्स में बदल जाता है। ये फाइब्रिन थ्रेड्स एक जाल मेश बनाते हैं। यह जाल आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को फंसा लेता है। इससे एक स्टेबल क्लॉट बन जाता है जो ब्लीडिंग रोकता है। पूरी प्रोसेस में कैल्शियम आयोन्स Ca एक एसेंशियल कोफैक्टर का काम करते हैं। बिना कैल्शियम के क्लॉटिंग प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाती। सिंपल समरी: इंजरी, देन प्लेटलेट्स एक्टिवेट, देन प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, देन फाइब्रिनोजन, देन फाइब्रिन मेश एंड फॉर्म क्लॉट फॉर्मेशन एंड ब्लीडिंग स्टॉप्स। लसीका लिम्फ वह द्रव है जो ब्लड कैपिलरीज से छनकर टिश्यूज में आता है। यह प्लाज्मा जैसा होता है, लेकिन इसमें कम प्रोटीन्स होते हैं और आरबीसीज नहीं होती। इसके मुख्य कार्य हैं: सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाना, वेस्ट्स को हटाना, इम्यूनिटी देना क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, इंटेस्टिन्स से फैट्स का एब्जॉर्प्शन करना। अंत में यह लिम्फैटिक वेसल्स के जरिए वापस ब्लड में मिल जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम्स और हार्ट का एवोल्यूशन। ओपन सर्कुलेशन: इसमें ब्लड सीधे बॉडी कैविटीज में फ्लो करता है, e.g. इंसेक्ट्स। क्लोज्ड सर्कुलेशन: इसमें ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, e.g. ह्यूमंस। यह मोर एफिशिएंट है। हार्ट के एवोल्यूशन की स्टेजेस: 3 फिशेस, इनका हार्ट 2 चेम्बर्ड, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल होता है और इनमें सिंगल सर्कुलेशन होती है।
4 एम्फिबियंस रेप्टाइल्स, इनका हार्ट 3 चेम्बर्ड, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल होता है। इनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, जहां ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाती है। 5 बर्ड्स मैमल्स, इनका हार्ट 4 चेम्बर्ड, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स होता है। इनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, जहां ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता। यह हाई ऑक्सीजन डिमांड के लिए परफेक्ट है। कंक्लूजन, कॉम्प्लेक्स बॉडीज की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट का स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है। ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। 2 एट्रिया, रिसीविंग चेम्बर्स, जो ब्लड रिसीव करते हैं। 2 वेंट्रिकल्स, पंपिंग चेम्बर्स, जो ब्लड पंप करते हैं। वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड के बैकफ्लो को रोकते हैं। एवी वॉल्व्स, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पर। बाइकस्पिड माइट्रल वाल्व लेफ्ट साइड पर। सेमिल्यूनर वॉल्व्स, वेंट्रिकल्स और आर्टरीज के बीच में। पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक। एओर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा तक। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे थिकेस्ट होती है क्योंकि इसे पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है। हार्ट एक पावरफुल पंप है जो हर समय काम करता रहता है। यह स्ट्रक्चर एफिशिएंसी के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। राइट एट्रियम यह ब्लड रिसीव करता है। ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। पल्मोनरी वाल्व से होकर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लाते हैं। लेफ्ट एट्रियम यह ब्लड रिसीव करता है। माइट्रल बाइकस्पिड वाल्व से होकर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। एओर्टिक वाल्व से होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा द्वारा पूरे बॉडी में जाता है। हार्ट की वॉल्स। पेरिकार्डियम बाहरी प्रोटेक्टिव सैक। मायोकार्डियम हार्ट मसल जो कॉन्ट्रैक्शन करता है। एंडोकार्डियम इनर लाइनिंग ब्लड कांटेक्ट में आती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे थिकेस्ट होती है क्योंकि इसे पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है। यह एंटायर सिस्टम परफेक्टली डिजाइंड है एफिशिएंट सर्कुलेशन के लिए। दिल की धड़कन कैसे काम करती है? दिल का अपना पेसमेकर सानोड होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाता है। यह सिग्नल्स एक स्पेसिफिक रास्ते से ट्रैवल करते हैं। सा नोड टू देन एवी नोड टू देन बंडल ऑफ हिस टू देन पुरकिंजे फाइबर्स। एवी नोड सिग्नल्स को थोड़ा स्लो करता है ताकि दिल के ऊपरी चेम्बर्स एट्रिया पहले स्क्वीज हो सकें। एक पूरी धड़कन कार्डियक साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। एट्रिया का स्क्वीज ब्लड निचले चेम्बर्स में जाता है। वेंट्रिकल्स का स्क्वीज ब्लड बॉडी में जाता है, इससे लुब साउंड आती है। शॉर्ट रेस्ट, इससे डब साउंड आती है। दिल की कार्यक्षमता कार्डियक आउटपुट नापने का फॉर्मूला। धड़कन की गति एक बार में पंप होने वाला खून। एक स्वस्थ इंसान का दिल 72 बार धड़कता है मिन 70 ml बार 5 लीटर्स मिन खून पंप करता है। यह पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक है, हमें इसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ। ईसीजी एक सिंपल टेस्ट है जो दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पर दिखाता है। पी वेव यह दिखाता है कि दिल के ऊपरी चेम्बर्स एट्रिया
कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके बाद एट्रिया स्क्वीज होते हैं और ब्लड निचले चेंबर्स में भेजते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स यह दिखाता है कि दिल के निचले चेंबर्स वेंट्रिकल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके तुरंत बाद वेंट्रिकल्स स्क्वीज होते हैं और पूरे बॉडी में ब्लड पंप करते हैं। टी वेव यह दिखाता है कि वेंट्रिकल्स फिर से रिलैक्स होने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह रिकवरी फेज है जब वेंट्रिकल्स आराम करते हैं। ECG की मदद से डॉक्टर्स दिल की धड़कनों की रिदम और स्पीड चेक करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जैसे इरेगुलर हार्ट बीट तो ECG उसे पकड़ सकता है। सिंपल समरी, T वेव एट्रिया एक्टिवेट, QRS वेंट्रिकल्स एक्टिवेट, T वेव वेंट्रिकल्स रिलैक्स। यह टेस्ट पेनलेस और बहुत यूजफुल है। दिल की डबल सर्कुलेशन सिस्टम का मीनिंग और प्रोसेस। डबल सर्कुलेशन का मतलब हमारे दिल में ब्लड दो अलग अलग सर्कल्स में फ्लो करता है, एक फेफड़ों के लिए पल्मोनरी और दूसरा पूरे बॉडी के लिए सिस्टेमिक। इसे ही डबल सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्किट फेफड़ों का चक्र। शुरुआत राइट वेंट्रिकल से। रास्ता पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों की कैपिलरीज। काम यहां ब्लड अपना CO छोड़ता है और O लेता है ऑक्सीजनेशन। अंत ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। सिस्टेमिक सर्किट शरीर का चक्र। शुरुआत लेफ्ट वेंट्रिकल से। रास्ता एओर्टा पूरे बॉडी की कैपिलरीज। काम सेल्स को और न्यूट्रिएंट्स देता है और CO व वेस्ट लेता है। अंत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में वापस आता है। डायग्राम के नंबर्स का मतलब, एक वेना कावा बॉडी का यूज्ड ब्लड लाता है। 2 पल्मोनरी आर्टरी यूज्ड ब्लड को फेफड़ों में भेजता है। 3 पल्मोनरी वेन फेफड़ों से फ्रेश ब्लड लाता है। 4 एओर्टा फ्रेश ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है। डबल सर्कुलेशन के फायदे। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होते। हाई प्रेशर से ब्लड पूरे बॉडी में इजीली पहुंचता है। बॉडी के सभी पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, यह सिस्टम बर्ड्स और मैमल्स में ही होता है, इसीलिए हम वार्म ब्लडेड होते हैं और ज्यादा एनर्जी यूज कर पाते हैं। यह परफेक्ट डिजाइन हमारे दिल को एक एफिशिएंट पंप बनाता है जो पूरे जीवन काम करता रहता है। याद रखो, खून के 4 हिस्से होते हैं। प्लाज्मा RBC ऑक्सीजन ले जाती हैं, WBC बीमारियों से लड़ती हैं और प्लेटलेट्स खून जमाते हैं। लिम्फ एक साफ तरल है जो इम्यूनिटी और फ्लूइड बैलेंस में मदद करता है। ABO ग्रुप A, B, अब O एंटीजन्स के आधार पर होते हैं। RH फैक्टर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बहुत जरूरी है। दिल के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपरी खून लेते हैं और 2 निचले खून पंप करते हैं। वाल्व्स यह सुनिश्चित करते हैं कि खून सिर्फ एक दिशा में बहे। कार्डियक साइकिल में सिस्टोल दिल पंप करता है और डायस्टोल दिल भरता है शामिल है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि खून दिल से 2 बार गुजरता है, एक बार फेफड़ों और एक बार शरीर में। एंड एट लीस्ट डू एज मैनी MCQ। Thank you. If you have any doubts about blood, heart, or circulation topics, feel free to contact me on Instagram. My ID is Drankit 473. I am here to help you understand better.